हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हिस्ट्री में जो आज हम अपना सेशन कवर करने वाले हैं वो होगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी वैसे भी हम एक मुग़ल एम्पायर कवर कर रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने देखा था मुग़ल एम्पायर किस तरह से कौन सा शासन पहले कौन सा शासक पहले आता है जिसने नींव रखी थी मुग़ल एम्पायर की। हमने पढ़ चुका है बाबर, ठीक। उसके बाद उसका बेटा आता है हुमायूं और उसके बाद आता है अकबर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिर्फ और सिर्फ हम अकबर पढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ क्योंकि पढ़नी रहती है इस टॉपिक के अंदर और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल पूछता है, सभी को पता होगा ये चीज़, है ना। तो पिछले क्लास में हमने क्या क्या कवर किया था? बाबर, उसके बाद हुमायूं और किस तरह हुमायूं बीच में जो मुग़ल एम्पायर है वो 15 साल के लिए एक वनवास की तरह जाता है, यानी कि वो एग्जाइल हो जाता है, 15 साल के लिए वो ख़त्म हो जाता है, ठीक। तो हुमायूं एक ऐसा शासक रहता है मुग़ल एम्पायर का जो 2 बार गद्दी पर बैठता है। ये पूरी वीडियो, ये पूरा कहानी हमने उसमें कवर कर लिया है, ठीक। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे कि अकबर कैसे हुमायूं जब ख़त्म होते हैं। हमने ये देखा है कि 1555 में वापस मुग़ल एम्पायर बनता है, ठीक है। जो 15 साल का गैप आ जाता है किसकी वजह से? शेर शाह सूरी की वजह से। उसके वजह से हुमायूं को भागना पड़ता है ईरान, ठीक है। अपने पूरे लाइफ में उन्होंने बहुत संघर्ष किया था, कई जगह वो ऐसे ही भाग के जाते हैं, रहते हैं वहाँ, अफ़गानिस्तान, ईरान, ठीक है, पाकिस्तान, हर जगह। और जब वो पाकिस्तान में होते हैं, आज के डेट में जो पाकिस्तान है उस समय वो था अमरकोट, ठीक है, अमरकोट के पैलेस में, ठीक है, अमरकोट के पैलेस में किंग विरसल, ठीक है, कौन सा राजा था? राजा विरसल के यहाँ पे उनके पैलेस में अकबर का जन्म होता है। अकबर के पिता कौन हुए इस तरह से? हुमायूं, और माता थी हमीदा बानो बेगम। ये हमने सब कुछ कवर कर लिया है पिछले क्लास में, ठीक। चलिए, तो अकबर का जन्म होता है 1542 में। 1555 में वापस बैरम खां के वजह से, बैरम खां के हेल्प से, बैरम खां जो कि उसके बहुत ही फेवरेट गवर्नर रहते हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही फेवरेट आदमी रहते हैं हुमायूं के, उन्होंने मदद की रहती है वापस दिल्ली आने में, ठीक है। वापस हुमायूं दिल्ली आए, ये जो उनका मुग़ल एम्पायर ख़त्म हो चुका था उसे वापस रीगेन करें, अपने पावर को रीगेन करें, इसके लिए वो हेल्प करते हैं। और हुमायूं वापस आता है, बैटल होती है सिकंदर शाह सूरी के साथ, ठीक है, जो कि किसके ही पुत्र रहते हैं? शेर शाह सूरी के ही पुत्र रहते हैं। उनके साथ बैटल होता है, हुमायूं जीत जाता है और फिर से वापस मुग़ल एम्पायर खड़ा हो जाता है। लेकिन दुविधा देखिए कि 1 साल के अंदर ही, जस्ट 1 साल के बाद फिर से हुमायूं की हुमायूं मर जाता है, ठीक है, मतलब जो वापस उसने पावर रीगेन किया था आखिर वो ख़त्म हो जाता है, वो ज़्यादा टाइम तक जी नहीं पाता। 1 साल के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाती है लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर, ठीक। ये सब हमने कवर कर लिया है। तो चलिए, 1556 में जब हुमायूं की डेथ हो जाती है तब अकबर मात्र 13 साल के रहते हैं। चलिए देखिए, हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि अकबर का पूरा नाम या रियल नेम क्या रहता है। अकबर तो उनको एक उपाधि दी गई रहती है, उनका एक नाम उन्हें मिला गया रहता है बाद में, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, जब वो पैदा होते हैं, ठीक, और 3 साल के होते हैं तब हुमायूं ने उनका नाम रखा होता है जलालुद्दीन मोहम्मद, ठीक। जलालुद्दीन मोहम्मद उनका रियल नेम था, किसका? अकबर का। जन्म कब होता है? 1542 में। कहाँ? अमरकोट किंग विरसल के पैलेस में, जो आज के टाइम पाकिस्तान सिंध रीजन है वहाँ का, ठीक। तो उनका जन्म होता है 1556 में, 1542 में उनका जन्म होता है। 1556 में वो गद्दी पर बैठते हैं। कैसे बैठते हैं, कैसे जीतते हैं, क्या है उनका पूरा शासनकाल, ये हम पढ़ेंगे। एक स्टोरी की तरह आप समझिएगा, बहुत ईजी, आपको याद भी हो जाएगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए इनका जो पीरियड है, टाइम लाइन है, शासन करने का जो टाइम पीरियड है 1556 से 1605 तक था, ठीक। 1556 से, और 56 में ही मृत्यु हो जाती हुमायूं की, तभी ये गद्दी पर बैठेंगे, ठीक है। तो 1556 से 1605 इनका बर्थ होता है। 1542 अमरकोट, जैसा मैंने आपको बताया। पिता का नाम हुमायूं, माता थी हमीदा बेगम, ठीक, हमीदा बानो बेगम। बाय द हेल्प ऑफ बैरम खां सेट ऑन थ्रोन, जैसा मैंने आपको बताया कि बैरम खां ही वो व्यक्ति रहते हैं जो बहुत खास होते हैं हुमायूं के, उनकी भी उन्होंने मदद की होती है वापस दिल्ली आने पे और अपना एम्पायर फिर से शुरू करने में। बैरम खां उनकी मदद करते हैं, बहुत चाहते हैं वो भी अकबर को, ठीक है। बाय द हेल्प ऑफ बैरम खां सेट ऑन थ्रोन, उनकी वजह से ही ये राजगद्दी पर बैठ पाते हैं। कब? 13 साल की उम्र में। जब वो 13 साल के रहते हैं तभी उनको पंजाब रीजन का गवर्नर बना दिया गया रहता है। हुमायूं जब आते हैं वापस तब अकबर को पंजाब रीजन देते हैं, ठीक है। हमारा जो साम्राज्य, उनका जो वंश चल रहा था, उनकी जो डायनेस्टी चल रही थी, हम वापस उसे बढ़ाएंगे, ये सोचते हैं। हेमू को ही विक्रमादित्य का टाइटल मिला होता है, आदिल शाह सूरी के ने उन्हें दिया रहता है, और कई जगह ये लिखा रहता है कि वो खुद को ही ये टाइटल दे दिए रहते हैं विक्रमादित्य का, ठीक है। तो वो चाहता है कि अब वापस जब
हुमायूं मर गया है तब मैं वापस आऊँ और अपना साम्राज्य फिर से स्टार्ट करूँ, अपनी डायनेस्टी फिर से शुरू करूँ। ठीक, इसीलिए वो क्या करता है, एक बैटल होता है, बैटल ऑफ पानीपत, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत होता है। लेकिन हालांकि उसमें जीत भी उसकी हो जाती है, ठीक है, लेकिन क्या होता है, जब बैरम खां जो कि रिप्रेजेंट करते हैं अकबर को और सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत चल रहा होता है, तब हेमू की आँख में तीर चली जाती है, ठीक है, जिससे कि वो क्या हो जाते हैं, एकदम अनकॉन्शियस हो जाते हैं और गिर जाते हैं, हाथी से गिर जाते हैं। तो उनकी जो आर्मी रहती है उसमें अफरा तफरी मच जाती है। ठीक, इस वजह से लास्ट मोमेंट पे क्या होता है, बहुत अफरा तफरी मच जाती है और वो एक रीज़न रहता है उनकी हार का। ठीक है, वो हार जाते हैं, बाद में उससे हेमू की मृत्यु भी हो जाती है। फिर वापस गद्दी पर कौन बैठता है, जो चल रहा होता है मुग़ल फोर्स, ठीक है, मुग़ल एम्पायर, वही आखिर कंटिन्यू रहता है अकबर के साथ। ठीक है, लेकिन हेल्प किसने किया रहता है, बैरम खां, इनके बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो बैरम खां इनके बहुत ही एक फेवरेट रहते हैं, इन्हें यही रिप्रेजेंट करते हैं। उनको सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत में 1556 में, और जब उसकी जीत होती है तब अकबर को क्राउन किया जाता है। ठीक है, उन्हें गद्दी दी जाती है, सौंपी जाती है और वो आखिर शुरुआत करते हैं फिर से। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, बैरम खां के बारे में तो जितना था मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे वो हेल्प करते हैं, आते हैं। उसके बाद देखिए, जब वो 13 साल के रहते हैं तब पंजाब के गवर्नर बनते हैं और अगले साल ही, ठीक है, अगले साल वो गद्दी पर बैठ जाते हैं अकबर। 14 साल की उम्र में तो क्या वो अकेले इस काबिल होंगे कि इतना बड़ा डिसीजन, इतना बड़ा एम्पायर चला सके, नहीं, उनकी हेल्प लगातार बैरम खां करते हैं। सारे डिसीजंस, जितने बैटल्स थे, जो भी कामकाज था, सब कौन देख रहा होता है, बैरम खां। ठीक है, तो बैरम खां इनका जो टाइम पीरियड है, मतलब ये कब से कब तक किए रहते हैं, 56 से 60 तक, 4 साल तक यही कंटिन्यू, भले मुग़ल एम्पायर है, भले अकबर चला रहे हैं उस टाइम का, ठीक है, लेकिन उसकी मदद कौन कर रहा है, पीछे से कौन सब उन्हें एडवाइस दे रहा है, कौन चला रहा है, जो मेन बोला जाए रीढ़ की हड्डी, ठीक है, तो वो कौन थे, बैरम खां थे। तो 1556 से 60 तक, 4 साल तक बैरम खां कंटिन्यू करते हैं इस चीज़ को। अकबर की माता हमने देखा कौन है, हमीदा बानो बेगम, लेकिन उनकी एक फोस्टर मदर भी होती है, फोस्टर मदर, ठीक, जो उन्हें पालती है, पोसती है, महामंगा हम कहते हैं उन्हें। वो अकबर को पालती है, लेकिन उनके मन में एक लालच ये आता है कि अकबर अभी छोटा है, उनके मन में ये लालच आ जाता है, ये जलन की भावना आ जाती है कि इसका अभी तो अकबर छोटा है, तो मेरे बेटे को गद्दी मिलनी चाहिए, मेरे बेटे को शासक बनाया जाना चाहिए, ये इस जलन भावना से रहती है। ठीक है, लेकिन कौन है, बैरम खां है उनके संरक्षक। ठीक है, बैरम खां थे अकबर के संरक्षण, उनके वजह से, मतलब जब तक बैरम खां रहेंगे तब तक तो ये पॉसिबल हो ही नहीं पाता, इसलिए क्या होता है, उन्हें भड़काया जाने लगता है। ठीक है, अकबर को भड़काया जाने लगता है, और जो उनकी माता रहती है, फोस्टर मदर महामंगा, ठीक है, वो भी उनके कान भरती है कि आखिर तुम असल शासक तो हो ही नहीं, जो भी है वो बैरम खां ही अपने डिसीजन ले रहा है, अब तुम बड़े हो चुके हो और अब तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इस तरह से उनके कान भरती है। और अकबर जानते हैं कि महामंगा जो उनकी माता रहती है, उन्होंने उनकी बहुत सेवा की रहती है, वो उनको बात को नहीं टालते हैं कभी। ठीक है, तो इस कारण वो ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, और फोर्स करते हैं बैरम खां, ठीक है, उन्हें वो 3 चॉइसेस देते हैं और उसमें से उन्होंने ये चॉइस चुना रहता है बैरम खां ने कि वो मक्का जाएं। ठीक है, मक्का की ओर जाएं और रिटायरमेंट ले लें। अब तो जब ये फैसला सुनाया जाता है तो बैरम खां को भी बुरा लगता है, लेकिन वो उनकी बात तो टाल नहीं सकते, तो वो निकल जाते हैं मक्का के रास्ते। ठीक है, और रिटायर हो जाते हैं। उस 2 साल में जो गवर्नमेंट चलती है उसे हम क्या कहते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट कहते हैं या हरम गवर्नमेंट कहते हैं। 56 से 60 तक मैंने बताया बैरम खां ही सारे एडवाइसेस देते हैं, सारा वही कुछ संभालते हैं। तो 60 में, ठीक है, जब वो आते हैं तब वुमेन, ठीक है, वुमेन उनका पावर रहता है, और उसे लीड कौन करता है, महामंगा, जिसके बारे में आपको बता रही हूँ कि वो फोस्टर मदर है, महामंगा लीड करती है। तो उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, पेटीकोट गवर्नमेंट, जो कि 60 से 62। और इसी बीच, इसी 2 साल में अकबर और अपने जो स्किल्स हैं, क्योंकि अब बैरम खां तो नहीं रहेंगे, है ना, वो तो चले गए, तो अपने स्किल्स को क्या करते हैं, वॉरफेयर स्किल्स जो हैं, ठीक है, लड़ने के, बैटल्स के लिए, वो उसे इस्टेब्लिश करते हैं। तो इस बीच जो गवर्नमेंट बनती है उसे हम कहते हैं पेटीकोट गवर्नमेंट या हरम गवर्नमेंट। ठीक है, 2 साल के लिए। जब बैरम खां जाते हैं, ठीक है, किस ओर जा रहे हैं, हमने क्या बताया कि वो मक्का के रास्ते को चुनते हैं, कि मतलब कौन सा ऑप्शन चुनते हैं कि मैं रिटायरमेंट लेके फिर मक्का के लिए निकल जाऊंगा। ठीक है, जब वो वहाँ जाते हैं तो उस बीच अफ़गान फोर्सेस के द्वारा उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, वो मारे जाते हैं अफ़गान फोर्सेस के द्वारा। इस चीज़ से अकबर को झटका लगता है, ठीक है, कि वो ही आखिर उनको फोर्स किए रहते हैं, बोलते हैं जाने के लिए, और जाते वक्त ही क्या होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वो जो उनकी वाइफ रहती है, किसकी,
जिनकी मृत्यु हो जाती है बैरम खां की, उनकी जो वाइफ रहती है उनसे अकबर ने निकाह कर लिया, ठीक है। अकबर उनसे शादी कर लेते हैं और जो उसके पुत्र रहते हैं उसको वो एडॉप्ट कर लेते हैं, अब्दुल रहीम, ठीक है, जिनको बाद में टाइटल मिलता है खाने खाना का, ठीक। तो अब्दुल रहीम खाने खाना किसके बेटे एडॉप्टेड सन हो जाते हैं, अकबर के, ठीक है, एडॉप्टेड सन हो जाते हैं और असल में किसके वो सन रहते हैं, बैरम खां के। अब्दुल रहीम खाना को हम देखेंगे कि वो अपने 9 नोबल्स, ठीक है, जो 9 रत्न रहते हैं उसमें वो शामिल करते हैं, वो एक पोएट रहते हैं। तो इस प्रकार अब्दुल रहीम खाना, ठीक है, क्या होते हैं, नोबल्स बनते हैं और शामिल हो जाते हैं अकबर के साथ, ठीक। बैरम खां चले गए, उनकी जो विडो रहती है उसके साथ शादी हो जाती है अकबर की, ठीक। पेटीकोट गवर्नमेंट, ये सब आपने कवर कर लिया है, ठीक है, 62 तक ये चलता है। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले अगर बैटल बोला जाए तो फिर कौन सा होगा, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत होगा अकबर का, है ना, जो किसके अगेंस्ट होता है, हेमू विक्रमादित्य, ठीक है। उन्होंने अपना टाइटल कुछ जगह लिखा रहता है कि खुद ही को दिया था और कुछ जगह लिखा रहता है कि आदिल शाह सूरी ने उनको ये टाइटल दिया था, ठीक है। तो 1556 में ये लड़ाई होती है, जीत जाते हैं और क्राउन वहाँ पे उनको मिल जाता है, ठीक है। वो गद्दी पे बैठ जाते हैं, उसे संभालने लगते हैं। ये पूरा आपने पढ़ लिया कि कैसे उनकी शुरुआत होती है। चलिए अब जब वो गद्दी पर बैठ जाते हैं उसके बाद का हम पूरा पढ़ते हैं। अकबर वो थे जिन्होंने एबोलाइश किया, मतलब ख़त्म किया स्लेवरी सिस्टम, ठीक है, दास प्रथा को ख़त्म किया, पिलग्रिमेज टैक्स मतलब उस कर को, जो तीर्थ यात्रा का जो कर होता है उसको उन्होंने बंद कर दिया, और जजिया टैक्स याद करिए, हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणों पे लगाया जाने वाला जो नॉन मुस्लिम्स हैं, स्पेशली ब्राह्मणों पे लगाया जाने वाला कर उसे कहते थे जजिया टैक्स, ठीक है। तो इन सारे इस टैक्स को वो ख़त्म करते हैं, पॉपुलर रहते हैं। बहुत सारे संस्कृत के या हिंदी जो पोएट्स रहते हैं इनके कोर्ट में रहते हैं। तो ये एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया था, ठीक है। इसके पहले हम जितना पढ़े हैं वो क्या थे, क्रूर रहते थे, नॉन मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल उदार नहीं रहते थे, ठीक है। बहुत पार्शियलिटी करते थे मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स में, ठीक, हमने ये देखा है। लेकिन अकबर ऐसे थे जिनके कोर्ट में बहुत सारे हिंदू कवि भी थे, यहाँ तक कि तुलसीदास ने भी इनके पीरियड में ही, ठीक है, इनके ही कोर्ट में रहते हैं हिंदू पोएट तुलसीदास, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, रामचरितमानस लिखा था उन्होंने, ठीक है। चलिए, तो इन्होंने क्या क्या एबोलिश किया, क्या क्या खत्म किया, स्लेवरी सिस्टम, दास प्रथा, पिलग्रिमेज टैक्स, ठीक है, तीर्थ पर जाने वाला टैक्स जो कर लगता था, और जजिया कर, ये सब उन्होंने खत्म कर दिया। गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर, इनके ही पीरियड को हिंदी लिटरेचर का भी गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि जो इसके पहले मुस्लिम शासक आते थे वो हिंदी लिटरेचर पे ध्यान नहीं देते थे, है ना। और मुगलों का अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि जब बाबर हम पढ़ रहे थे, मुगल एम्पायर स्टार्ट होता है, तब हम पढ़ रहे थे कि उनका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या था, पर्शियन, ठीक है, यानी कि फारसी, ठीक। तो पर्शियन लैंग्वेज उनका ऑफिशियल लैंग्वेज था। हालांकि कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि बाबरनामा, बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है, तुज़ुक-ए बाबरी, वो कौन से लैंग्वेज में लिखी गई थी, तो आपको वहाँ पे पर्शियन नहीं लिखना है, आपको लिखना है टर्किश, ठीक है। तुर्क भाषा में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, लेकिन उनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो क्या था, पर्शियन लैंग्वेज, ठीक। तो इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे पर्शियन लैंग्वेज के ऊपर काम हुआ है, ठीक है। और उसके अलावा हिंदी लिटरेचर के लिए भी मुगल एम्पायर का अगर हम बोले कि गोल्डन पीरियड हिंदी लिटरेचर का, तो वो अकबर को जाता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। इनके टाइम पीरियड पे देखिए क्या क्या हुआ है, लिटरेचर में क्या क्या इंपॉर्टेंट काम किए गए हैं, चलिए हम उसे देखते हैं। सबसे पहले महाभारत को कन्वर्ट किया गया पर्शियन में, ठीक है। महाभारत जो लिखी हुई थी उसको पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन यानी कि इनकी, मैंने क्या बताया, बहुत सारा काम इनका हुआ है पर्शियन लैंग्वेज में, हिंदी लिटरेचर में भी, संस्कृत के भी कई चीज़ों का कन्वर्जन हुआ है, ठीक। तो पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया महाभारत को, किसके द्वारा, फैजी के द्वारा, ठीक है, जिसका नाम क्या पड़ा, मतलब महाभारत का जो हम कन्वर्जन किए उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में, तो रसनामा, ठीक, रसनामा नाम था। लिखा किसने, किया किसने ये काम, फैजी ने। ये भी पोएट थे, पर्शियन पोएट थे जो उनके कोर्ट में थे, ठीक। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अभी आगे कि कौन कौन से नोबल थे, ठीक। चलिए, तो कन्वर्टेड टू पर्शियन, महाभारत को ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि महाभारत को पर्शियन लैंग्वेज में किसने कन्वर्ट किया था, किसके पीरियड में, अकबर के पीरियड में। तो क्या हो जाएगा, फैजी ने कन्वर्ट किया था रजनामा नाम से। चलिए, दूसरा देखिए, तुज़ुक-ए बाबरी। अभी मैंने आपको बताया कि बाबर की जो ऑटोबायोग्राफी थी, आत्मकथा थी, ऑटोबायोग्राफी तुज़ुक-ए बाबरी, ठीक है, तुज़ुक-ए बाबरी जिसे हम बाबरनामा भी कहते हैं, उसका भी कन्वर्जन पर्शियन में हुआ। मैंने क्या बताया था, पर्शियन लैंग्वेज उनकी ऑफिशियल है, लेकिन उसने अपना ऑटोबायोग्राफी किस लैंग्वेज में लिखा है, टर्किश लैंग्वेज में, ठीक, तुर्क भाषा में लिखा था। तो उसे वापस पर्शियन लैंग्वेज में फिर किसने कन्वर्ट किया, अब्दुल रहीम खाने खाना। अभी हमने देखा अब्दुल रहीम खाना खाना कौन था, है ना, बैरम खां के ही पुत्र थे। तो देखिए कौन कौन किसे कन्वर्ट करेगा, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। कई बार फिलअप के फॉर्म में आ जाता है कि ये किसने कन्वर्ट किया है, फिर ये किसने कन्वर्ट किया है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो महाभारत का कन्वर्जन किसने किया था, फैजी ने पर्शियन में। तुज़ुक-ए बाबरी का पर्शियन में कन्वर्जन किसने किया, अब्दुल रहीम खाने खाना ने।
उसके अलावा ऐन अकबरी और अकबरनामा, जैसे बाबरनामा है वैसे अकबरनामा, अकबर की बायोग्राफी जो है या अकबर पीरियड में अकबर ने क्या क्या काम किए हैं ये सब था इसमें। तो ऐन अकबरी और अकबरनामा दोनों, ये दोनों किसने लिखा है? अबुल फैसल ने लिखा है। ठीक, नाम अच्छे से याद करते चलेगा, नोट करते चलेगा। अबुल फैसल ने क्या लिखा है? ऐन अकबरी और अकबरनामा। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। उसके अलावा तुलसीदास जो कि एक हिंदी पोएट थे उनके कोर्ट में, उन्होंने क्या लिखा है? रामचरितमानस, बताया मैंने आपको। फारसी साहित्य के पुनर्जागरण काल, जैसा मैंने बताया कि पर्शियन लैंग्वेज का बहुत सारा वर्क इसमें किया गया है, तो इसलिए इनके काल को, इनके जो टाइम पीरियड है उसे हिंदी लिटरेचर का भी गोल्डन पीरियड कहते हैं। उसके अलावा फारसी साहित्य का, पर्शियन लिटरेचर के लिए भी, इनके पुनर्जागरण के लिए, ठीक है, उसके पुनर्जागरण के लिए भी का जो काल है वो किसे जाता है? अकबर के टाइम पीरियड को। ठीक, लीलावती कन्वर्टेड टू पर्शियन, ये भी पर्शियन लैंग्वेज में, ये मैथ्स वर्क था, इसमें मैथमेटिक वर्क के बारे में लिखा हुआ था लीलावती में। तो इसे भी पर्शियन लैंग्वेज में कौन कन्वर्ट करता है? फैजी, यानी कि जिसने महाभारत को भी पर्शियन में कन्वर्ट किया था उसी ने ही लीलावती को भी पर्शियन में कन्वर्ट किया था। ठीक, इसीलिए जब इतने सारे कन्वर्जन हुए हैं ना, इतने सारे लैंग्वेज को, एक लिटरेचर को दूसरी लिटरेचर में हम कन्वर्ट, दूसरे लैंग्वेज में हम कन्वर्ट करते हैं, तो इन्होंने एक अलग से एक डिपार्टमेंट ही स्टार्ट किया था। ठीक, जहाँ पे क्या ये काम किया जाए, इस डिपार्टमेंट के अंदर ही ये सारा काम किया जाएगा, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। ठीक है, चलिए उसके अलावा अब हम बैटल्स देख लेते हैं। हमने लिटरेचर के बारे में पढ़ लिया, हम बैटल्स देखते हैं। सबसे पहले सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, हमने देख लिया है कि जब वो गद्दी पर बैठने के लिए जो उनकी पहली बैटल रहती है वही रहती है बैटल ऑफ पानीपत। चेहरा रहता है अकबर का, लेकिन जो मेन आदमी रहते हैं, जिन्होंने लीड किया रहता है, जिन्होंने जिताया रहता है, जिसके बदौलत अकबर को गद्दी मिलती है, वो कौन हुआ? बैरम खां। ठीक, चलिए ये कब होता है? हेमू विक्रमादित्य के अगेंस्ट होता है 1556 में। उसके बाद कॉन्कवर्ड मालवा, मालवा को भी इन्होंने कॉन्कर्ड कर लिया रहता है, जीत लिया रहता है। कब? 1561 में। और किसके अगेंस्ट? बाज बहादुर। ठीक है, बाज बहादुर के अगेंस्ट मालवा जीत जाते हैं, ये उनको कॉन्कर्ड कर लेते हैं 1561 में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गोंडवाना की तरफ। गोंडवाना की तरफ जब वो बढ़ते हैं तो उन्हें अगेंस्ट किसकी, ये अगेंस्ट किसके रहते हैं? रानी दुर्गावती। तो एक बार ये मतलब एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि रानी दुर्गावती किसके समकालीन थी। ठीक है, यह रानी दुर्गावती ये जो फीमेल ठीक है, शासिका थी गोंडवाना की। ठीक है, तो उनको भी हरा के जीत जाते हैं अकबर। कब? 1561 में। ठीक, चंडेल की प्रिंसेस थी रानी दुर्गावती, किसके समकालीन हुई? अकबर के साथ उनकी लड़ाई होती है, बैटल होती है, गोंडवाना जीत जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, ट्रीटी ऑफ आमेर। अच्छा देखिए, अभी तक मैंने लिखा है कॉन्कवर्ड मालवा, कॉन्कवर्ड गोंडवाना, मतलब वो जीत जाते हैं, जंग होती है, लड़ाई होती है, जीत जाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है ट्रीटी ऑफ आमेर, ट्रीटी हुई रहती है, क्योंकि संधि, ठीक है, ट्रीटी यानी कि संधि, तो आमेर की संधि हुई रहती है। यहाँ पे कॉन्क्वेस्ट नहीं हुआ रहता है, बैटल नहीं हुआ रहता है, यहाँ एक संधि हो जाती है। कैसी? इसी के बाद से जो अकबर है वो हिंदू प्रिंसेस से भी शादी करते हैं। ठीक है, जो हिंदू प्रिंसेस है, जिस बात से कई राजपूत किंग्स भी खुश नहीं होते कि किस तरह किंग भरमल ने अपनी पुत्री का विवाह एक मुस्लिम के साथ करा। ठीक है, और कई जो मुस्लिम्स भी रहते हैं उनमें भी रोष रहता है। ठीक है, वो भी क्रोध में रहते हैं कि क्यों एक हिंदू के साथ अकबर ने विवाह कर लिया। ठीक है, लेकिन इससे अकबर पर कोई फ़र्क प्रभाव नहीं पड़ता है। उन्होंने एक ट्रीटी साइन की रहती है आमेर की, किसके साथ? वहाँ के जो राजा हैं किंग भरमल, ठीक है, उनके साथ 1562 में। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1562 में, जस्ट एक साल बाद, जब गोंडवाना जीत जाते हैं अगेंस्ट रानी दुर्गावती, उसके एक साल बाद ट्रीटी ऑफ आमेर करते हैं किंग भरमल 1562 में, जिसमें क्या होता है, जो किंग भरमल है, जो राजा भरमल है, वो अपनी पुत्री का विवाह, पुत्री कौन होंगी? जोधा। ठीक है, जिन्हें हम जोधा बाई के नाम से जानते हैं, सभी ने सुना होगा। उनका विवाह, ठीक है, वो अपनी बेटी का विवाह अकबर से कर देते हैं। ठीक है, मतलब इस ट्रीटी के अनुसार वो ट्रीटी साइन करते हैं, जिसमें अकबर क्या करता है, वो कहता है कि आपका जो साम्राज्य, आपका जो एरिया है, ठीक है, उस पर आप ही बैठोगे, आप रहोगे, आपका एरिया तो आपसे नहीं छीना जा रहा है, लेकिन जब भी हमें ज़रूरत होगी तो आप अपने सैनिक हमें देंगे। उसके अलावा कुछ जो पोर्शन रहता है, टैक्स रहता है, वो सब हमें देंगे। तो इनके अकॉर्डिंग ये रहेंगे, भले वो गद्दी पर बैठते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी के हिसाब से क्या होता है कि किंग भरमल 1562 में जब वो ट्रीटी ऑफ आमेर होता है, उसके बाद अपनी पुत्री का विवाह जोधा बाई, ठीक है, जोधा, इनका विवाह कर देते हैं अकबर के साथ। ठीक, चलिए अब देखिए, जो किंग भरमल रहते हैं उनका पुत्र होता है भगवान दास और ग्रैंड सन रहता है मान सिंह।
ज्वाइन कर लेते हैं मुग़ल सर्विस को। इस तरह से वो क्या सोच के करते हैं, ये राजा यह सोचते हैं कि अगर हम एक मैरिज अलायंस में बंध जाएं, ठीक है, अगर हम एक रिश्ते में बंध जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि अकबर हम पे डायरेक्ट आक्रमण कभी नहीं करेंगे, है ना। तो इससे जो उनका एरिया है वो बचा रहेगा, वो वहाँ के राजा रहेंगे ही। तो ये सोचकर वो ऐसा करते हैं और अकबर भी रेडी हो जाता है इस चीज़ को, ठीक। तो इसी के हिसाब से वो अपने बेटे को भगवान दास को और जो उनका ग्रैंड सन है मान सिंह उसको दे देते हैं वो मुग़ल सर्विस में। और वो यही मान सिंह बाद में हम देखेंगे किस तरह से महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करता है, ठीक। तो ये दे देते हैं, ये राजपूत किंग रहते हैं, ठीक है ना, इसलिए कई राजपूत खुश नहीं रहते इनके इस डिसीजन से। लेकिन तब भी जोधा का विवाह हो जाता है अकबर के साथ, ठीक। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे चित्तौड़। 1568 में चित्तौड़ का युद्ध होता है। चित्तौड़ जब 1568 में होता है। अच्छा एक चीज़ और आपको याद रखना है, हरका बाई इनका रियल नेम था, ठीक है। जोधा का रियल नेम क्या था, मतलब जोधा बाई जो है उनका रियल नेम था हरका बाई, या हीर कुमारी भी कई जगह लिखा होता है। तो हरका बाई इनका रियल नेम था, बाद में जोधा बाई बनती हैं। चित्तौड़ 1568 में जीत लिया जाता है, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। उसके बाद रणथंभौर और बुंदेलखंड 1569 में। उसके बाद गुजरात कब होता है, 1572 में, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट रहता है, मुजफ्फर शाह के अगेंस्ट। जब ये इतना सब कुछ जीत लेते हैं उसके बाद ये गुजरात रीजन में जाते हैं, ठीक है, जो पोर्ट रीजन रहता है, ठीक है। गुजरात कहाँ है, पोर्ट रीजन पड़ेगा आपका, ठीक है। इसलिए इनका मन था कि मैं पोर्ट रीजन को भी जीत लूँ ताकि वहाँ ट्रेड आसानी से हो। उसके अलावा पोर्टुगीज़ वहाँ पे आ चुके थे, तो उनको ये था कि अब मुझे अपना साम्राज्य वहाँ पे स्थापित करना है, मुझे उसे भी जीतना है, ठीक है। तो मुजफ्फर शाह, अच्छा ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि जब वो गुजरात के लिए जाते हैं, गुजरात कॉन्क्वेस्ट के लिए जाते हैं, तब अकबर पहली बार समुद्र को देखते हैं, ठीक है। इसके पहले अकबर समुद्र नहीं देखे होते हैं, तो पहली बार समुद्र कब देखते हैं अकबर, गुजरात कॉन्क्वेस्ट के लिए जब वो जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, ठीक है। तो गुजरात कॉन्क्वेस्ट के टाइम, जो कि किसके अगेंस्ट था, मुजफ्फर शाह के अगेंस्ट 1572 में, इसे ये जीत लेते हैं। और इसे जीतने के बाद फतेहपुर सिकरी में वो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराते हैं। बुलंद दरवाज़ा जो आज के टाइम पे भी है ना। तो जब ये इसे जीत लेते हैं 1572 में, उसके बाद ये बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराते हैं, जो कहाँ पे स्थित है, फतेहपुर सिकरी में। फतेहपुर सिकरी को ही ये अपना कैपिटल, ठीक है, अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक। चलिए, तो 1572 में ये किसका निर्माण कराते हैं, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराते हैं। और 1571 में, एक साल पहले ही उन्होंने घोषणा की थी कि फतेहपुर सिकरी ही उनका कैपिटल होगा, ठीक है। उनकी राजधानी फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा के पास है, ठीक है। तो आगरा के समीप है फतेहपुर सिकरी। 1571 में कैपिटल उन्होंने बनाया था। एक साल बाद जब वो गुजरात जीत जाते हैं, तब फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कौन कराता है, अकबर। चलिए, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ हल्दी घाटी का युद्ध सबने सुना होगा, ठीक है। ये किसके अगेंस्ट हुआ रहता है, महाराणा प्रताप के अगेंस्ट हुआ रहता है, अकबर का। अच्छा देखिए, ये भी राजपूत किंग रहते हैं महाराणा प्रताप, है ना। और अकबर को ये कहीं ना कहीं एक संशय था कि इतने पराक्रमी राजा हैं महाराणा प्रताप, अगर उनसे मेरी हार हो जाती है, देखिए अभी तक जितने बैटल्स थे सब अकबर जीतते जाते हैं, उनको कॉन्क्वेस्ट कर लेते हैं, है ना। तो उनको ये डर था कि कहीं ना कहीं अगर मैं इनसे हार जाऊँ तो, इसलिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट ये ना जाके मान सिंह को भेजते हैं। मान सिंह कौन, याद करिए, यहाँ पे हमने देखा था ट्रीटी ऑफ आमेर हुई थी, और जब अकबर घोषणा करेंगे या उनका हेल्प लेंगे तो उनको हेल्प करना ही पड़ेगा, है ना। तो ट्रीटी ऑफ आमेर में जब किंग भारमाल दे देते हैं अपने ग्रैंड सन मान सिंह को, तो मान सिंह इनके पास आके इनकी सर्विस करने लगते हैं, मुगलों के लिए ही काम करने लगते हैं। तो जो मान सिंह है उनको भी एक दुविधा रहती है कि महाराणा प्रताप, जिनको हम इतना पूजनीय समझते हैं, राजपूत के किंग हैं, उनसे मेरी लड़ाई, मतलब मैं उनसे कैसे लड़वाऊँगा, ये एक दुविधा में रहते हैं वो। तब उन्हें जोधा बाई समझाती है कि तुम्हारा कर्तव्य जो है वो अब मेरे पति के लिए है, अकबर के लिए तुम यहाँ काम करते हो, तो तुम्हारा कर्तव्य इनके लिए बनता है। तो इन सब बातों को छोड़ तुम अपना काम करो, मतलब अपने कर्तव्य पे, अपने कर्म पे ध्यान दो, ये इन्हें जोधा बाई सिखाती है। और तब महाराणा प्रताप के अगेंस्ट फिर मान सिंह जो बैटल को लीड करते हैं, कब होता है 1576 में, तब उसकी जीत हो जाती है, ठीक है। महाराणा प्रताप हार जाते हैं, अकबर की जीत हो जाती है। तो ये भी आप याद रखिएगा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं साइन कर रही हूँ, याद आपको सब रखना है, टिक कर रही हूँ, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, फिर गुजरात का, जिसके बाद उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी कराया था 1572 में, जब वो जीत जाते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये भी हमने देख लिया कि महाराणा प्रताप के अगेंस्ट, जो कि अगर पूछा जाए तो अकबर ही है, लेकिन उनका जो लीड क्या रहता है, वो कौन रहता है, उसको मान सिंह,
ठीक है। चलिए, तो ये कब होता है? 1576 में। उसके बाद लगातार उन्होंने फिर और भी कॉन्क्वेस्ट के, इतना कुछ जीतने के बाद उनको ये भी लगा कि मुझे कश्मीर भी जाना चाहिए, कश्मीर को भी कॉन्क्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है ना। तो कश्मीर जाते हैं, सिंध जाते हैं, आसिरगढ़ जाते हैं। कश्मीर 1586 में, सिंध 1593 में, और 1603 जो कि उनके लाइफ पीरियड का, जो कि उनकी लाइफ का सबसे लास्ट वॉर रहता है और जिसमें वो जीत भी जाते हैं आसिरगढ़ को, ठीक है। तो देखिए 1603 में डेथ कब होती है? 1605 में, है ना। तो उनका जो लास्ट बैटल होता है वो कौन सा रहता है? आसिरगढ़ को, जिसको वो जीत जाते हैं, वहाँ पे भी मतलब वो कब्जा कर लेते हैं 1603 में। चलिए, तो ये उनके पूरे इंपॉर्टेंट बैटल्स थे। फतेहपुर सीकरी को अपना कैपिटल कब बनाया? 1571 में। इबादत खाना कब बनाया? 1575 में। क्या है इबादत खाना? वहाँ पे जाके लोग इबादत करें, इसके लिए एक जगह, ठीक। तो इबादत खाना के निर्माण कब उन्होंने किया? 1575 में। अच्छा देखिए, ध्यान रखिएगा, 1575 में इबादत खाना उन्होंने बनाया, एक जगह जहाँ पे लोग आए, मुस्लिम्स आए और प्रेयर करें। 1578 में उन्होंने सोचा कि ये जो इबादत खाना है ये कहाँ बना था? फतेहपुर सीकरी में। उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसा जगह बनाऊँ। एक्चुअली वो सच में इंटरेस्टेड थे कि मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम दोनों मेरे लिए, तभी देखिए वो इतने हिंदू के साथ जब भी शादी किए उनको वो अलाउ कर देते थे कि आप अपने देवता को पूजिए, ठीक है। आपको ये ज़रूरी नहीं कि आप मेरे धर्म में आ चुके हैं तो आप अपने भगवान को भूल जाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उन्हें अलाउ करते थे कि आप भी अपने धर्म को मानिए, अपने भगवान की पूजा करिए, ठीक। तो वो सच में चाहते थे कि हिंदू और नॉन हिंदू दोनों उनसे इम्प्रेस हो। तो इबादत खाना उन्होंने जब बनाया 1575 में, तो 1578 में उन्होंने इबादत खाना को ये डिक्लेयर किया कि यहाँ पे अब दूसरे धर्म के लोग भी आएंगे, मीटिंग करेंगे, ठीक है, अपने जो भी इबादत है, पूजा पाठ है, जो करें। लेकिन ये फिर मुस्लिम्स को या दूसरे धर्म भी हैं उनको सही नहीं लगा, तो उन्होंने इस चीज़ को, ये सफल नहीं हुआ फिर, ठीक है। 1578 में जब वो सबके लिए ओपन कर दिया, वो चीज़ सफल नहीं हुआ, ठीक है। बट बेसिकली कब खुला था? 1575 में, मुस्लिम्स के लिए इबादत खाना। चलिए, उसके बाद दीन इलाही। दीन इलाही क्या है? अगर यहाँ पे शाइन हो रहा हो मैं तो बताऊंगी ही आपको। 1582, ठीक है। दीन इलाही 1582 ये एक रिलीजन था, ऐसा रिलीजन जो कोई व्यक्ति हर धर्म को बराबर मानता हो, तो वो व्यक्ति दीन इलाही को एक्सेप्ट करेगा। दीन इलाही एक धर्म है, समझिए, मतलब जहाँ पे हर धर्म को बराबर माना जाए, उस चीज़ को अडॉप्ट करना, वो रिलीजन को अडॉप्ट करना दीन इलाही होगा। तो दीन इलाही क्या हुआ? 1582 में, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1582 में ने दीन इलाही को बनाया, ठीक है। उसमें क्या था? एक नया धर्म था, ये एक न्यू रिलीजन था, जिसमें वो चाहते थे कि ऐसा व्यक्ति शामिल हो जो हर धर्म को बराबर ट्रीट करते हों। लेकिन ये आइडिया फ्लॉप हो गया उनका, क्योंकि उस टाइम तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो गया, है ना। इसलिए इबादत खाना भी जो 1575 में बनाया तब तो ठीक है, लेकिन 78 में जब उन्होंने सोचा कि सबके लिए ओपन रहे तो ऐसा नहीं हो पाया, है ना। तो जब दीन इलाही 1582 में इन्हें एक नया धर्म बनाया तो उसे सिर्फ और सिर्फ बिरबल ने एक्सेप्ट किया था। तो बिरबल वॉज द फर्स्ट एंड द लास्ट वन टू एक्सेप्ट दिस न्यू रिलीजन। दीन इलाही का पूछ चुका है क्वेश्चन कि किसने एक्सेप्ट किया था, और 4 ऑप्शन अगर आपको देगा तो वो क्या हो जाएगा? बिरबल। उन्होंने ही इसे अपनाया था। बहुत ही क्लोज थे, सबसे फेवरेट थे। अपने अकबर बिरबल की कहानियाँ तो सुनी ही होंगी बचपन में, है ना। तो सबसे फेवरेट उनके नोबल्स कौन थे? बिरबल थे। बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो एक्चुअली, इसलिए उनको ये नाम दिया गया था बिरबल का। उनका असली नाम बिरबल नहीं होके उनका असली नाम क्या था? महेश दास। वो एक हिंदू थे, ठीक है। महेश दास एक हिंदू थे। उनको ये बिरबल का टाइटल मिला हुआ था। अकबर के सबसे क्लोजेस्ट थे, ठीक। चलिए, तो सिर्फ उन्होंने ही इस धर्म को क्या किया था? एक्सेप्ट किया था। उसके बाद उन्होंने क्या अडॉप्ट किया? मनसब सिस्टम, ठीक है। मनसब सिस्टम क्या हो जाएगा? 1 रैंक 1 पेंशन। ये उनके जो 9 ज्वेल्स थे उसमें से एक तोदरमल, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो इसे लेकर आए थे, ठीक है। वो इसे लेकर आए थे 1 रैंक 1 पेंशन, जिसमें एक रैंक दे दी जाएगी, ठीक है। जो भी आर्मी वाले थे, जो भी उनको रैंक अलॉट की जाएगी, फिक्स रैंक उनको अलॉट की जाएगी, और उसके हिसाब से फिर उनको पेंशन दिया जाता था, अमाउंट दिया जाता था। 10 रुपये से शुरू होकर 7,000 तक। जो सबसे लोएस्ट रैंक था 10 रुपये, और वहाँ से लेके हाईएस्ट रैंक वालों को 7,000 रुपये। तो ऐसा फिक्स कर दिया गया था, और ये बोला गया था कि हर 10 साल में ये रिव्यू किया जाएगा कि और बढ़ाना है ना, और अमाउंट को बढ़ाएं, तो इसके लिए हर 10 साल में उसे रिव्यू किया जाएगा। तो ये लेकर कौन आया था? इनके फाइनेंस मिनिस्टर तोदरमल, ठीक है। और जब ये लेकर आए थे, ये इतना पॉपुलर हुआ लोगों को इतना ये चीज़ पसंद आया, ये चीज़ पॉपुलर हुआ कि इसी के बाद उनको अकबर का टाइटल मिला था, ठीक। चलिए, उसके बाद अब देखिए दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास। दीवान-ए-आम और दीवान-ए-खास एक कोर्ट है आम लोगों के लिए, दीवान-ए-आम हो जाएगा। और दीवान-ए-खास मतलब जो उनके नोबल्स हैं, ठीक है, जो उनके नोबल्स थे, जो उनके क्लोजेस्ट लोग थे, वो फिर दीवान-ए-खास में बैठेंगे।
तो ये था आपका दीवाने आम और दीवाने खास, जहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो आम लोगों के लिए जब एक कोर्ट रूम जहाँ पे डिस्कशन हो जो भी चीज़ें, वो दीवाने आम थी, और खास वालों के लिए दीवाने खास, है ना। तो चलिए, इस्टेब्लिश्ड तूलादान सिस्टम, तूलादान सिस्टम उन्होंने इस्टेब्लिश किया। क्या था ये तूलादान सिस्टम? जब भी ये जीत कर आते थे, जब भी कोई भी बैटल हो या कोई जंग हो उसको जीत कर आते थे, तब इनका कंपैरिजन किया जाता था, जैसे तराजू होता है ना, कि उसमें जितना उनका वेट रहा है उतने ही बराबर मात्रा में सोना रख दिया जाता था और दोनों को कंपैरिजन करते थे, ठीक है। तो जितना उनका वेट था उतना ही सोना आता था उसमें, और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था लोगों में। तो ये था तूलादान सिस्टम। इसके अलावा वो क्या करते थे, जन्माष्टमी, राखी, दिवाली, दशहरा त्यौहार मनाते थे हिंदुओं के लिए, ठीक है। तो हिंदुओं को भी उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया था जैसे बाकी लोग करते थे, वो वैसा नहीं करते थे, ठीक है। इसलिए उन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता है, ठीक। चलिए, जन्माष्टमी, राखी, दिवाली, दशहरा, ये हिंदुओं का त्यौहार वो मनाते थे। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि वो अपनी रानियों को परमिशन भी देते थे, जो हिंदू प्रिंसेस हैं, जो हिंदू उनकी रानियाँ थी, उनको परमिशन था कि वो अपने देवी देवताओं का पूजन करें। उसके बाद उन्होंने अपने एम्पायर को 12 सूबास में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। 12 सूबा में डिवाइड कर दिया था, जो कि बाद में इसकी मात्रा कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है। तो जो पूरा एम्पायर रहता है उसको वो डिवाइड कर दिए थे सूबा में, ठीक है, जो कि किसके अंडर आ जाएगा, सूबेदार, ठीक। एक सूबेदार के अंडर सूबा आ जाता था। उसके अंडर क्या था, उसके नीचे था सरकार, उसके नीचे परगना और फिर विलेजेस। तो सबसे जो छोटा यूनिट क्या हो गया, वो विलेज हो गया। उससे ऊपर थोड़ा फिर परगना, ठीक है, कई विलेजेस मिलके फिर परगना होता है ना, फिर उससे होके सरकार और सबसे लास्ट सूबा। तो 12 सूबा में डिवाइड कर दिया था उन्होंने, जो कि बाद में उसकी कितना नंबर हो गया था, 20, बढ़कर 20 हो गए थे। उसके अलावा अनदर डिवीजन, मतलब कि जो पूरे एम्पायर को तो उन्होंने सूबा में डिवाइड कर दिया कि 12 सूबा या 20 सूबा, ठीक, उसके अंदर ये आएंगे। लेकिन उसके अलावा ज़मीनों का विभाजन भी उन्होंने किस प्रकार किया था कि जो उनके नोबल्स थे, रॉयल्स थे, ठीक है, जो खास लोग थे, नोबल्स थे, उनको वो जो जागीर, मतलब एक लैंड जो देंगे वो जागीर कहलाएगी। तो लैंड ऐसे डिवाइड कर दिया गया था कि एक जागीर कहलाएगा, एक खलीसा कहलाएगा और फिर इनाम कहलाएगा। तो जो जागीर थी वो नोबल्स और रॉयल्स को मिलने वाली ज़मीन थी, जो खलीसा थी वो शाही राजकोष के लिए आरक्षित क्षेत्र था, ठीक है, एक रिजर्व्ड एरिया था, ठीक है, शाही राजकोष के लिए। उसके बाद एक और क्या आता है, इनाम, जो धार्मिक नेताओं के लिए, जो धार्मिक नेता होते हैं, जो उन्हें सिखाते हैं, बताते हैं धार्मिक चीज़ें, ठीक है, उनके लिए जो रिजर्व रहेगा इनाम। तो इस तरह उन्होंने ज़मीन का बंटवारा ऐसे कर दिया था, ठीक। चलिए, इनकी मृत्यु कब हो जाती है, 1605 में। 1603 में मैंने आपको बताया कि उनका लास्ट युद्ध आसरगढ़ का युद्ध रहता है। 1605 में उनकी मृत्यु हो जाती है और उनका जो बॉडी रहता है उसे कहाँ दफनाया गया है, सिकंदरा, यानी कि फतेहपुर सिकरी में है, ठीक। सिकंदरा, आगरा समझिए आप, है ना। तो अगर नाम डायरेक्ट आए तो सिकंदरा, और अगर जगह के हिसाब से है, सिटी के हिसाब से, तो आगरा शहर हो जाएगा, ठीक। चलिए, बिल्डिंग्स, कौन कौन से बिल्डिंग का इन्होंने निर्माण कराया, तो आगरा फोर्ट, ठीक है, आगरा के किले का, जो कि रेड स्टोन के उससे बना हुआ है, रेड स्टोन की मदद से बना हुआ है। फिर वहीं पे फतेहपुर सिकरी हमने देखा, अपनी राजधानी भी उन्होंने बनाया। तो इस टाउन का निर्माण कराया फतेहपुर सिकरी का, जिसमें उन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था, इबादत खाना बनाया, है ना, मैंने आपको बताया। जोधा भाई महल का निर्माण कराया, शेख सलीम चिश्ती टॉम बनवाया। अच्छा, शेख सलीम चिश्ती, जो सलीम है इनके पुत्र थे, है ना, सलीम को ये बहुत अपना फेवरेट पुत्र मानते थे, तो उनके नाम पे शेख सलीम चिश्ती टॉम बनवाया। और गोविंद, ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है कि गोविंद देव टेम्पल का निर्माण इन्होंने भी कराया था वृंदावन में। तो ये देखिए, ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने एक टेम्पल का भी निर्माण कराया था वृंदावन में, ठीक है, गोविंद देव टेम्पल के नाम से जाना जाता है वो मंदिर। अगर हम नोबल्स के बारे में पढ़ें तो इनके 9, सबने सुना होगा 9 रत्न, तो जो इनके 9 ज्वेल्स थे उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। सबसे फेवरेट इनके थे बिरबल, है ना। बिरबल का रियल नेम था महेश दास, जो कि अकबर के सबसे क्लोजेस्ट थे, ठीक। इनकी मृत्यु हो जाती है अकबर के लिए, जब वो एक बैटल को लीड करते हैं तब बिरबल की मृत्यु हो जाती है। तानसेन, ठीक है, उनका रियल नेम क्या था, राम मनु पांडे। तानसेन के बारे में भी सबने सुना होगा, ठीक है। तो उनका जो रियल नेम था राम मनु पांडे था, ये भी कन्वर्ट हो जाते हैं बाद में, ठीक है, तब उनका नाम फिर तानसेन पड़ता है। अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि किनके पुत्र थे, बैरम खान के सन, ठीक है, और पोएट थे, ठीक है, कवि थे ये। अबुल फैज़ल और फैज़ी, ये दोनों भाई थे, अबुल फैज़ल फैज़ी। यहाँ आपने देखा है कि अबुल फैज़ल और फैज़ी ने क्या किया है, कन्वर्ट किया है। देखिए, एन अकबरी अकबरनामा लिखा है अबुल फैज़ल ने, और फैज़ी ने कन्वर्ट किया था महाभारत और लीलावती को, आपने देखा है ये। तो दोनों भाई थे, दोनों क्या थे, इनके ही कवि थे, इनके कोर्ट के ही कवि थे, और 9 ज्वेल्स में भी थे कवि। तो इनके मतलब हिंदू कवि भी इनके कोर्ट्स में रहते थे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पढ़ रहे हैं उनके जो 9 रत्न हैं उनके बारे में। उसके अलावा मान सिंह, हमने देखा चीफ कमांडर थे, मनसबदार थे, ठीक है, मनसबदार और चीफ कमांडर थे।
कहाँ से आए थे? आपने देखा है कि जोधा के ही ये क्या लगेंगे, मतलब जोधा बाई उनकी बुआ लगेगी, ये उनके भतीजे हुए, है ना। चलिए, उसके अलावा मुल्ला दे प्याजा थे, तोदरमल थे जो कि फाइनेंस मिनिस्टर, हमने वहाँ देखा वर्ल्ड रैंक वैन पेंशन मनसबदारी वाला सिस्टम कौन लेके आया था? तोदरमल लेके आया था, ठीक है। उसके अलावा हकीम हुकाम, ठीक है। तो ये 9 इनके ज्वेल्स थे। अकबर के बारे में जो इम्पॉर्टेंट था, ठीक है, जो वनडे एग्जाम्स में आता है या आपके बीपीएससी में आने की संभावना हो सकती है, या एसएससी में आता है, कोई भी वनडे एग्जाम में आता है, उसमें ये यूज़फुल है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई फीडबैक है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि जब 1605 में इनकी डेथ हो जाती है डायसेंट्री की वजह से, बीमारी की वजह से, उसके बाद इनके पुत्र आते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो तो पूरा डेडिकेटेड था किसके लिए? अकबर के लिए। उसके बाद हम जब पढ़ेंगे तो हमारा 1 या 2 क्लास में फिर मुगल एम्पायर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम फिर कहाँ आएंगे? ब्रिटिश वाला वो जो पार्ट है हम वो स्टार्ट कर देंगे, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।